हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 10th टॉपर्स में। और आज हम देखने वाले हैं 2023 का साइंस का पेपर। साथ ही हम देखने वाले हैं उस टॉपर की कॉपी जिसने साइंस के क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे तरीके से सारे आंसर लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पेपर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब कि आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन का चयन कर कर उसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉपर ने अपनी कॉपी में किस प्रकार से उसके आंसर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का सीधा सा अर्थ है ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर हीट बाहर की ओर निकले, ऊष्मा या ऊर्जा बाहर की ओर निकले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है चूना पत्थर, आपने सुना होगा चूना। ठीक है, तो वही चूने को जब आप पानी में डालते हो तो उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमने इसे क्या कहा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है आपका प्रश्न क्रमांक और इन चारों में से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन का यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है। जैसे कि आंसर है ब, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ब और उसका पूरी तरीके से यहाँ पर व्याख्या भी करी है कि हाँ ऊष्माक्षेपी, और जो भी यहाँ पर आंसर था वो आंसर इन्होंने यहाँ पर लिखा है। सेकंड आप देखिए, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? धातु द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, मतलब कि धातुओं में कौन सी क्वालिटी नहीं होती। अब किन में से नहीं होती है? इन चारों में से देखना है आपको। विद्युत चालकता होती है, जैसे कि आप लोहे की रॉड को अगर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगाएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तन्यता भी होती है, तार बनाए जा सकते हैं धातु मेटल से। ठीक है, भंगुरता, भंगुरता नहीं होती। ठीक है, भंगुरता का अर्थ होता है किसी चीज को अगर किसी चीज से मारा जाए, अगर धातु को आप हिट करोगे तो वो क्या हो जाएंगी? भंगुर, टूट जाना, बिखर जाना, है ना। तो धातु क्या ऐसी होती है? नहीं होती। धातुओं को पीटने पर क्या वो बिखर जाती हैं? तो नहीं बिखरती। इसी गुण को भंगुरता कहा जाता है। इसलिए आप देखोगे कि आंसर क्या हो जाएगा? स। तो दूसरे का आंसर क्या है हमारे पास? स, भंगुरता। ठीक है, थर्ड आप यहाँ पर आएंगे, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? देखिए आप सभी को पता है श्वसन में क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और वही ग्लूकोज जब आप सांस लेते हैं तो वही ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है। और किसी भी चीज का टूटना अपचयन कहलाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई? ये एक अपचयन प्रक्रिया हुई। इसमें एनर्जी रिलीज होती है किसी चीज के टूटने से, मतलब कि ग्लूकोज के टूटने से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी कॉपी में क्या आंसर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है उपचयन, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जगह आपको लिखना है अपचयन। ठीक है, अपचयन। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा ग्लूकोज टूटता है। नेक्स्ट देखिए, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? जनन का अर्थ क्या होता है? अपने ही समान, अपने ही जैसी संतानों को जन्म देना, है ना। अपने ही जैसी दिखने वाली संतानों को जन्म देना, वो जनन कहलाता है। अमीबा किस प्रकार का जनन करता है? तो अमीबा देखो ये ऐसी इस प्रकार की संरचना होती है, कुछ तो भी टेढ़ी मेढ़ी सी, उसका कोई शेप साइज निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार से जनन करती है? ये अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ लेती है। तो 2 का मतलब हुआ द्वि और तोड़ने का मतलब हुआ खंडन, तो द्विखंडन। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो द्विखंडन। द्विखंडन द्वारा क्या होता है? अमीबा में जनन होता है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इसमें बहुखंडन भी होता है लेकिन कुछ परिस्थितियों के साथ होता है ना, हमेशा नहीं होता है। हमेशा तो द्विखंडन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या है? द्विखंडन इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर देखो
समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण क्या होता है? आप लोग जिसमें चेहरा देखते हो, जिसमें आप घर पर भी अगर तैयार होते हो स्कूल जाने के लिए तो आप जिसमें अपना फेस देख कर जाते हो, ठीक है, वही होता है आपका समतल दर्पण। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तारों के अंदर, उस समय इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध ही कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर कहलाती है। अब विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर आपने देखा होगा, घर में आपके पानी भरते हो आप, आपके वहां पर अगर फर्स्ट फ्लोर से पानी आपको सेकंड या थर्ड फ्लोर पर चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है आपको, तो उसके लिए आप जिस मोटर का उपयोग करते हो, होती है ना, वायर वगैरह लगाते हो, उसमें बिजली सप्लाई होती है, फिर वो मोटर घूमती है ना, और उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, फिर वो पानी को खींचती है और कहाँ भेज देती है? आपके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहां आपको चढ़ाना हो। तो आप क्या करते हो? पहले आप उसे करंट देते हो और फिर उसका पहिया घूमता है और उसके बाद सारा पानी कहाँ चढ़ता है? जहां भी आपको चढ़ाना है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, या आपको कहीं भी आसपास पानी देना है, वहां तक चला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी वो विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो मोटर ने काम किया। ठीक है, तो विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलती है? हमारी पानी भरने की मोटर बदलती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना इसको। फिर देखो, एक पारितंत्र में मानव क्या है? पारितंत्र में मानव क्या है? तो मानव सर्वाहारी है। ठीक है, सर्वाहारी का मतलब क्या है? सर्वाहारी का मतलब मानव मांस भी खाता है और मानव पत्तियां, हरी सब्जी, ये सब भी खाता है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हरी सब्जी भी खाए, जो मांस भी खाए, ऐसे दोनों चीजें खाने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। हम क्या है? हम सर्वाहारी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है? सर्वाहारी। तो ये जो टॉपर था उसने किस प्रकार से आंसर लिखे हैं आपने देखा। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहले क्रमांक डाला गया है और फिर क्रमांक के आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रश्न डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अब चयन की जगह आ जाएगा आपका, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको उपचयन की जगह अपचयन लिखना है। और ये जो आप देख रहे हो ये है सारे सही विकल्पों के उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने, रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। आपको खाली एक स्थान दिया है, वहां पर क्या शब्द आएगा वो आपको लिखना है। पर लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए। ठीक है, इसमें आपको बिना ऑप्शन के लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है और इसका आंसर कैसा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिरके में डैश अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? देखो, सिरका जो होता है वो गन्ने से भी बनाया जाता है। सिरके के बारे में आपने सुना होगा। सिरका जो होता है वो फूड को, खाने को प्रिजर्व करने के काम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो सिरका है उसमें अम्लीय माध्यम होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया पनप नहीं सकते, इसीलिए खाने को सुरक्षित रखने के लिए हम सिरके का उपयोग करते हैं। तो कौन सा एसिड इसमें होता है? एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातु जो होती है उन दोनों को मिला के कोई नई तीसरी चीज बना देना, तीसरी धातु बना देना, तो वो मिश्र धातु कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा पीतल वगैरह आप सुनते हो, तो ये सब क्या है? ये मिश्र धातु है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र, मिक्स कर देना धातुओं को, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मिश्र धातु होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण डैश से होता है। कहां से होता है टेस्टोस्टेरोन? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर वृषण से होता है। टेस्टोस्टेरोन आपका जो हार्मोन है वो मेल में, पुरुषों में निकलता है, वृषण से निकलता है। और वृषण के क्या काम है? तो ये क्या करता है? ये
वृषण जो है वो शुक्राणुओं का भी क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो शुक्राणु निर्माण भी क्या है, वृषण का एक मुख्य कार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, तो बेसिक कार्य है उसका। और यहीं से क्या रिलीज होता है, फिर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, फीमेल के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। चलिए, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, यह प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। यहाँ पर परागण लिखा है, पर इसका आंसर होगा पर परागण, है ना। इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, परागण, जबकि आना क्या था, पर परागण। होता क्या है, इस प्रकार से अगर हम एक फ्लावर की बात करें, ठीक है, हमारे पास एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होते हैं, पराग कोश। ठीक है, पराग कोश, इन पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पाउडर के रूप में पराग कण पाए जाते हैं। तो जब ये पराग कण किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर आ जाते हैं तो इसे क्या कहोगे, इसे पर परागण कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, इसे पर परागण कहोगे। फिर देखो, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या है, तो वाय गुणसूत्र नर संतान के लिए उत्तरदायी है। इसका अर्थ क्या हुआ, वाय गुणसूत्र का मतलब ये हुआ, हम सभी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 40 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 में मतलब है कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े नर और मादा दोनों में सेम होते हैं, लेकिन आखिरी जो जोड़ा है 23वां, वो जोड़ा निर्धारित करता है कि जो भी बच्चा है वो लड़का बनेगा कि लड़की। उसकी जो शारीरिक संरचना है वो बॉयज में होगी या फिर वो एक लड़की होगी। तो कैसे मालूम पड़ता है, 22 तो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन 23वां जो जोड़ा है वो लड़कों में एक्स और वाई होता है और लड़कियों में एक्स एक्स। मतलब आखिरी वाला जो गुणसूत्र है लड़कों में कौन सा होता है, वाई होता है। तो यही ये पूछा है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या हो जाएगा, वाई गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं को हम डैश की उपस्थिति में देख पाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। आप खुद बताइए, आप आंख बंद कर लो, क्या आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जब तक किसी वस्तु पर लाइट टकराकर आपकी आंखों में वापस नहीं लौटती, आपको वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप आंख बंद कर लोगे तो आपकी आंखों में लाइट जाएगी नहीं, तो आपको दिखाई कैसे देगा। ठीक है, तो प्रकाश होगा तभी तो देख पाओगे, उजाले में ही तो देखते हो आप। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। फिर देखो, प्रिज्म द्वारा डैश रंग की प्रकाश किरण विचलन सर्वाधिक होता है। मतलब कि प्रिज्म के द्वारा खाली स्थान रंग की जो प्रकाश की किरण होती है उसका विचलन सर्वाधिक होता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैंगनी। क्या हो जाएगा, बैंगनी। क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है ना, आवृत्ति अधिक होती है। और जिनकी आवृत्ति अधिक होती है उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तरंग दैर्घ्य कम होती है, ऐसे रंग आपके क्या होते हैं, जल्दी फैल जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आसमान का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, है ना। तो आपको जो भी इस प्रकार से बड़ी प्राकृतिक चीजें हैं और उनके जो कलर आपको दिखते हैं वो इसी कारण से दिखते हैं। अपवर्तन, आपने परावर्तन, ये सारे नियम सुने होंगे, है ना। तो वहीं पर आप देखोगे कि हमारे प्रिज्म से जिस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है वो बैंगनी है, और सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का, लाल कलर का। इसीलिए खतरों के निशान जो होते हैं उसमें खतरे के निशान में हम लाल रंग का यूज करते हैं ताकि हमें दूर से दिख जाए। लाल रंग क्या होता है, ज्यादा दूर तक चल पाता है, तो दूर से दिख जाता है हमें। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। सही जोड़ी का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर इन सेंटेंस जो भी आपको यहाँ वर्ड दिए गए हैं इनके सामने आपको सटीक आंसर लिखना है, इनका सही आंसर लिखना है जो इनसे मिलता हो। सही मिलान कीजिए, मतलब जो इनसे मिलता हो। ठीक है, सबसे पहले पूछा है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, सामने देखो HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जो हमारे पेट में पाया जाता है ना। HCl हमारे पेट में होता है, जिसके कारण हमको कभी कभी एसिडिटी भी होती है। तो HCl, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे खाने को मुख्य रूप से सड़ने से बचाता है और साथ ही अन्य जितने भी एंजाइम है उनको सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है। धातु, तो धातु के सामने क्या, यहाँ पर आप देखिए क्या आंसर हो जाएगा, सुचालक। सुचालक का मतलब होता है इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो करंट होता है, करंट करंट बहुत अच्छे से गुजर सकता है। तभी आपको एक लोहे की रॉड से क्या लग जाता है, करंट लग जाता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पे आप लगा दो तब। ठीक है। जाइलम क्या है, तो जाइलम सभी को पता है एक टिश्यू है ना, जो कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में। तो ये क्या करता है, ये जल का परिवहन करता है, मतलब कि पौधों की जड़ों से सारे पानी को खींचकर उसके ऊपरी भाग तक ले जाएगा। तो ध्यान कैसे रखोगे, ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोयम क्या करता है, फ्लोयम पूरे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके आपके सारे भागों में फूड को पहुंचाता है। तो फ से फ्लोयम, फ से फूड। ठीक है। तो ये दो आपके टिश्यू होते हैं जो प्लांट टिश्यू कहलाते हैं और उसमें काम करते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आप कि आपके जो प्लांट होते हैं उनके अंदर खाना किस रूप में परिवहन होता है, तो सुक्रोज के रूप में भोजन का परिवहन चलता है। ठीक है। फिर देखो मास्टर ग्रंथि, सभी को पता है हमारी पीयूष ग्रंथि है ना, हमारी पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, और ये छोटी ग्रंथि भी है हमारी, ये सारी ग्लैंड पर क्या करती है, अपना नियंत्रण बनाए रखती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, तो हाइपोथैलेमस इस पर नियंत्रण बनाए रखती है, इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसको कंट्रोल करती है इसलिए। फिर देखो मादा हार्मोन कौन सा है, तो मादा हार्मोन इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अभी मैंने बताया फीमेल के अंदर कहाँ से बनता है, अंडाशय से बनता है। क्या करता है एस्ट्रोजन, तो फीमेल के अंदर क्या करता है, आवाज को पतली करना, है ना, उनके अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करना, ये सब एस्ट्रोजन के काम होते हैं। फिर देखो मेंडल, मेंडल के बारे में सबको पता है, अनुवांशिकी के पिता हम इन्हें कहते हैं, इसीलिए देखो अनुवांशिकी के नियम इन्होंने दिए, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी के नियम। सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण, सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण का मतलब क्या हुआ, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, तभी तो आप प्रकाश के सामने जब खड़े हो जाओगे तो प्रकाश आपको पार नहीं कर पाता, ना इस प्रकार से टेढ़ा होके गुजर पाता है। इसलिए जहां जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया वहां क्या बन जाती है, हमारी परछाई बन जाती है। ठीक है। तो परछाई जो बन जाती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश कैसी गति करता है, एकदम स्ट्रेट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, तभी तो सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, चांद सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण। और विभवांतर का क्या हो जाएगा, विभवांतर का आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। ठीक है। चलिए, तो ये है हमारी सही जोड़ी, सही मिलान। यहाँ पर आपको इनके सामने इन्हीं से मिलते जुलते आंसर लिखने थे। ठीक है। तो आपने देखा इन्होंने किस प्रकार से लिखा है तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न क्या है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आंसर आपको सिर्फ एक वाक्य में देना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सीधा सा अर्थ यहाँ पर देखिए, मान लो हमने ए बी प्लस सी डी इन दोनों की रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पर विस्थापन का अर्थ होता है अपनी जगह बदलकर कहीं और चला जाना, है ना, अपनी जगह स्थान परिवर्तन कर देना, विस्थापन। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका ए जो है उसके पास आ जाए आपका डी और आपके सी के पास आ जाए आपका बी, मतलब कि इन लोगों ने क्या करा है, अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। अगर बी यहाँ से हटा है तो यहाँ से डी भी हटकर इसके पास आया है। ठीक है। तो दोनों ने क्या किया है, अपना स्थान परिवर्तन किया, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ये कहलाएगी। सेकंड देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग
सोचने, सूंघने, देखने के लिए बना है ना। कहने का अर्थ है आपके ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग होता है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका अग्रभाग, एक होता है आपका मध्य भाग और एक होता है आपका पश्च भाग। 3 भागों में हमने आपके ब्रेन को बांटा। इनमें से जो हमारा अग्रभाग है, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, हमारा अग्रभाग हमारा सबसे बड़ा है ब्रेन में। तो जो अग्रभाग होता है वही क्या करता है, किसी भी चीज को पढ़ने में, सोचने में, आपको जो आइडियाज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो अग्रभाग से ही तो आते हैं, है ना। आप जो बैठे बैठे दिमाग लगाते हो कि यार मैं ना इस बार 10th में टॉप कर लूंगा, मैं इस प्रकार से कॉपी में लिख कर आऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, वो आप कहाँ से सोच रहे हो, वो आप आपके अग्रभाग से सोच रहे हो। आपके ब्रेन के अग्रभाग से आप सोच रहे हो, सब दिमाग लगा रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो वो कहाँ से पढ़ रहे हो, अग्रभाग से पढ़ रहे हो। आप किसी चीज की खुशबू आ गई आपको पढ़ते पढ़ते, कहाँ आपने कहाँ से उसको, उस खुशबू को पहचाना, अग्रभाग से पहचाना। ठीक है, तो वही यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, अग्रभाग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, अग्रभाग। फिर देखो, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। भ्रूण मतलब क्या, जब कोई भी बच्चा माता के गर्भ में होता है, मम्मी के पेट में होता है, तब हम उसे भ्रूण बोलते हैं, है ना। जब तक वो बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, जब तक हम उसे भ्रूण ही बोलेंगे। तो वो भ्रूण कैसे खाएगा, उसको भी तो चाहिए ना खाना पीना, तो वो भ्रूण कैसे खाना पीना खाएगा। तो माता के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, वो एक नाल के माध्यम से जुड़ा होता है, अपरा से, प्लेसेंटा से, वहां से उसको पोषण मिलता है। तो गर्भाशय में कहाँ से मिलता है, ध्यान रखना, उसे प्लेसेंटा से उसको क्या मिलता है, अपरा से क्या मिलता है, पोषण मिलता है ना। एक नाल द्वारा जुड़ा होता है वो, वहां से उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। फिर देखिए, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसकी क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर होगी, है ना। देखो, फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जिस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी, उसकी क्षमता भी कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूरी तय कर लेता है, तो आप दूर से भी किसी खतरे को पहचान सकते हो। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, लाल रंग का। तो आंसर क्या है, लाल रंग की किरणों की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, विद्युत परिपथ की लघुपथन या अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है। आंसर क्या है यहाँ पर इसका, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का अर्थ क्या होता है, विद्युत फ्यूज की यदि हम बात करें, देखो, लघुपथन का सीधा अर्थ क्या है, अचानक से 2 तारों का मिल जाना। इसके कारण जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, और जो आपका करंट सप्लाई होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इससे हमारे घर के उपकरण क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसीलिए उस धारा को हमारे उपकरणों तक या हमारे घर में किसी प्रकार की नुकसान होने से पहले हम उसे रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं, इस फ्यूज को लगा के। ठीक है, एक फ्यूज होता है, उसको लगा के हम रोक देते हैं। इस फ्यूज में आप लेड का यूज करते हो। ये फ्यूज क्या होता है, जैसे ही इसमें ज्यादा धारा जो होती है, पावर की सप्लाई होती है, तो ये क्या होता है, गल जाता है या टूट जाता है ना, ये ब्रेक हो जाता है। तो वो जो भी करंट है वो आगे तक सप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस कारण से हम बचा सकते हैं, तो वो विद्युत फ्यूज होता है आपका। ठीक है, ये थे आपके एक शब्द में उत्तर लिखिए। चलो भैया, अब चलते हैं हम किस पे, अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तरों पे। प्रश्न उत्तरों में हम देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण या कोरोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक उदाहरण देना है। जैसे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल
आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जब धातुओं को क्या होने लगता है, धातुओं पे किसी प्रकार की परत जमने लगती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का अर्थ होता है कि नमी, है ना, नमी के संपर्क में आकर धातु का क्या होना, संक्षारण हो जाना, उसके ऊपर जंग लग जाना जैसा, ठीक है, या कलर चेंज होना, ये सब क्या होता है, संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप देखोगे उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और आपके तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, ये सब क्या है, हमारे संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पूछा है आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि जब आप धातु को पीटे जाओ तो पीट पीट कर उसको चपटा कर देना, उसको ऐसा फैला देना। लोहे को पीट पीट कर ढाल लेते हो आप, नई नई चीजें बना लेते हो आप उसे, है ना। टूट जाता है क्या लोहा, बिखर जाता है, नहीं बिखरता। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पीट कर उसकी चादर बनाई जा सके, ठीक है। तो ये है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। सेकंड, तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है कि जब आप किसी धातुओं को खींचकर उसका तार बना सको, जैसे कि सोना, सोने को आप खींचकर क्या बना सकते हो, उसका तार बना सकते हो, है ना। तो सोने को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तन्यता कहलाती है। तो आप यहाँ लिखोगे कि धातुओं को पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बना देना तन्यता कहलाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्रमांक हमारा 7वां है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर टॉपर की जो आपको कॉपी यहाँ पर दिख रही है, इन्होंने यहाँ पर एक एक उदाहरण आपको दिया है आंसर के रूप में। क्या लिखा है देखो, सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। असंतृप्त आपके क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो असंतृप्त होते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने लिखा है एल्केन, लेकिन हम दैनिक जीवन की बात करें, जैसे आपने सुना होगा चर्बी, ठीक है, घी, ठीक है। तो ऐसे आपके वसा आपने सुनी होगी ना, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, तो वो भी आप इसके अंतर्गत ले सकते हो, ठीक है। तेल वगैरह जो होते हैं वो किस में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं, ऑयल जो होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एल्केन और यहाँ पे असंतृप्त में किसे लिया है, बेंजीन को लिया है। फिर देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8वां, लेकिन इन्होंने अथवा का आंसर लिखा है। तो प्रश्न क्रमांक 8वां और अथवा में इन्होंने क्या आंसर लिखा है, देखिए विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, और एक उदाहरण भी दीजिए। तो विषमपोषी का मतलब क्या होता है, विषमपोषी पोषण में जीव स्वपोषी जीवों पर आधारित होता है, मतलब कि स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। स्वपोषी कौन है, स्वपोषी है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे दाल बनाते हैं, उनमें दाल उगती है, फल फ्रूट होते हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग एक प्रकार से विषमपोषी की कैटेगरी में आ गए। हम लोग क्या करते हैं, उन स्वपोषी का भोजन ले लेते हैं, उनका क्या ले लेते हैं, उनमें से दाल ले ली हमने, ठीक है। हमने जैसे हम खाते हैं ना मेथी वगैरह, तो हमने पत्तियां ले ली उनकी। अब बेचारे वो तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना रहे हैं उसके अंदर, और हमने उनका भोजन ले लिया, फिर हमने पका के खा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब कोई विषमपोषी किसी स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है, इस प्रकार के पोषण को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हुई। और इसका उदाहरण मानव, गाय या अन्य जीव, गाय भी तो पत्ती खाती है पर पत्ती गाय खुद थोड़ी बनाती है ना। इस प्रकार से ये इसका आंसर आप लिखेंगे। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 9, क्वेश्चन है पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। तो पुनरुद्भवन क्या होता है, शरीर के नव निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें शरीर के टुकड़े, शरीर के अगर आप टुकड़े कर दो तो प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक नया शरीर विकसित कर लेता है,
कहने का अर्थ है कि आपने देखा होगा छिपकली को जब आप मारते हो और उसकी पूंछ टूट के अलग हो जाती है, तो वो जो उसकी टूटी हुई पूंछ है वो तो अलग हो गई, लेकिन वापस से एक नई पूंछ फिर रीजनरेट हो जाती है। इसी प्रकार से प्लेन एरिया, प्लेन एरिया क्या है? प्लेन एरिया का यदि आप, जैसे ये प्लेन एरिया है, इस प्रकार से होता है प्लेन एरिया, है ना, ये प्लेन एरिया है। आप इसको अगर इसे 3 टुकड़ों में तोड़ दोगे तो इसका प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक क्या बना लेगा? एक नया प्लेन एरिया बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो उदाहरण भी इन्होंने उसी का दिया है। प्लेन एरिया जो होता है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है, और यही पुनरुद्भवन की क्षमता हमारे लीवर में भी पाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या में क्या अंतर है ना, दोनों के गुणसूत्र में क्या अंतर है ये बताओ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है उसको देखो एक बार, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, भले ही वो नर हो या मादा, है ना, दोनों मतलब मेल फीमेल दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक में पाए जाते हैं। महिला और पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं। मैंने आपको बताया था 46 के जोड़े कितने बनेंगे, तो आप देखो 46 के आप जोड़े बनाओगे तो कितने बनेंगे? 23। इन 23 जोड़े में से ये जो 23 जोड़े हैं इनमें 22 तो मेल फीमेल में समान है, लेकिन जो 23वां जोड़ा है उनमें अंतर होता है। इसमें मादा के अंदर आखिरी जोड़ा XX और नर के अंदर ये XY होता है, और यही ये व्याख्या इन्होंने यहाँ पर करी है। क्या की है? लेकिन एक जोड़ा 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है, मतलब वो ये बताएगा कि कोई जो शरीर है वो मादा का है कि नर का, है ना, तो वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। वह पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। ये इसकी व्याख्या हो गई। बिल्कुल कम शब्दों में आपको ज्यादा चीजें समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, वही जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा आपका दिखता है, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है 11वें प्रश्न में इन्होंने अथवा का आंसर लिखा है ना। जो टॉपर है, टॉपर की कॉपी यदि आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इन्होंने 11वां तो प्रश्न लिखा है, उत्तर तो लिखा है, लेकिन अथवा का लिखा है। अथवा में क्या लिखा है? तो सबसे पहले देखो, अवतल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखने हैं, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो। अवतल दर्पण के उपयोग इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले पहला इसका उपयोग क्या है? टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो टॉर्च वगैरह में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो आसपास की सारी लाइट को इकट्ठा करके एक जगह पे पॉइंट कर देता है, मतलब इसकी जितनी भी प्रकाश किरणें होती हैं ये प्रकाश किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है, इसलिए हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एक जगह पे पॉइंट कर देता है, एक जगह पे एकत्रित कर देता है, इसीलिए हम कहाँ यूज करते हैं? टॉर्च में। और सेकंड कहाँ? तो डॉक्टर है ना, जो आंख कान नाक के डॉक्टर होते हैं वो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, और इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं इसी कारण से, क्योंकि चीजों को बड़ा करके बताता है। तो ये इसका आंसर इन्होंने लिखा है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 12 आप देखोगे, प्रश्न क्रमांक 12 में इन्होंने फिर अथवा को चुना है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है? एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए इनका आंसर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। समतल दर्पण पर आपतित किरण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। हाँ, वही तो लिखा है वहां, हमने भी यही बात लिखी। ठीक है, तब परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान जो होता है, परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर ही होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास अगर ये एक समतल दर्पण है और इस पर कोई किरण पड़ेगी तो वापस लौट जाती है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है,
और जब आप इस बीच में एक अभिलंब को निर्धारित करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, तो आप देखोगे ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब ये आई एंगल किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। आई जो एंगल है बराबर है किसके, आर के। ठीक है, तो वही है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये बात इस क्वेश्चन में कही गई है। ठीक है, और आंसर भी इसी तरह से लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 13 है कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा जो करंट जो तारों में दौड़ता है, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा क्या लिखी है इन्होंने, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तार के अंदर जब आवेश प्रवाह करता है, आवेश दौड़ता है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, जब वो दौड़ता है तो जब वो बहेगा तो हम उसे धारा कहेंगे। आवेश है इसलिए विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना। तो इसका सूत्र भी आप देख सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर, दर की जब बात करते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं हम, समय को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। या यहाँ पर पूछा है किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। दोनों में से टॉपर की कॉपी यदि हम देखेंगे तो इन्होंने अथवा का क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखा है ना, किसका, लघुपथन का। लघुपथन का सीधा सा अर्थ क्या होता है, जब दो तार आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर प्रतिरोध कम हो जाता है और विद्युत धारा जो होती है वो क्या हो जाती है, अपना पावर बढ़ा लेती है। ठीक है, वही लिखा है कि विद्युत परिपथ में कभी खराब हो जाती है, कोई खराबी आने पर या क्षतिग्रस्त होने पर तार आपस में मिल जाते हैं, जिससे प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है तथा विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है और इस प्रकार के विद्युत परिपथ में लघुपथन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15वां और 15वें नंबर के प्रश्न में अथवा का उत्तर यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर आप देखोगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यह घटना जो है किस पर आधारित है। ठीक है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हम जो घर में पानी भरते हैं उस मोटर को पहले आप बिजली देते हो, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे यांत्रिक से बिजली बनेगी ये पूछा है। तो दिमाग लगाओ कहाँ बनती है, जब हमारे यहाँ बिजली गुल हो जाती है तब हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर, जनरेटर, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं जनित्र विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं, है ना, जनरेटर बोलते हैं हम जिसे। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है। किस प्रकार से, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 16वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अथवा का आंसर इन्होंने लिखा है। अथवा क्या है हमारे पास, सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं। अब सर्वाहारी प्राणी क्या होते हैं, हम सर्वाहारी तो हैं, हम लोग नॉन वेज भी खाते हैं, हम लोग वेज भी खाते हैं, जो दोनों खा लें वो सर्वाहारी होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, सर्वाहारी प्राणी वो जंतु होते हैं या वो जंतु उत्पाद एवं पादप उत्पाद दोनों का पोषण देते हैं। कहने का मतलब है ऐसे प्राणी जो जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद दोनों का पोषण लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता और चील, ये सब क्या है, सर्वाहारी है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17वां, प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अविलय, जो घुलता नहीं है ना, जो ऊपर तैरता है, जिनमें अविलय या बिना मिला हुआ अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल उसका दिया है। ठीक है, मतलब आप ये समझो
कि जब भी आप किसी भी चीज को, आपने कोई पानी लिया, उसके अंदर कोई भी आपने ऐसी चीज डाली जो घुलती नहीं है, और आप जोर जोर उस पानी को अगर घुमाओगे तो वो क्या होगा, अवशेप के रूप में ऊपर आ जाएगी, पानी में नहीं घुलेगी, वो ऊपर आ जाएगी, उसे आप अवशेप बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18वां, और इसमें पूछा है मस्तिष्क के 3 कार्य आपको लिखने हैं कि मस्तिष्क 3 कार्य कौन से करता है। तो आप यहाँ पर उत्तर देखोगे, 3 कार्य आपको लिखने हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र एवं अन्य शेष भागों पर नियंत्रण रखता है, सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये इसका पहला आपका उत्तर हो गया, पहला कार्य हो गया। मस्तिष्क जननांग तथा अंतःस्रावी ग्रंथि, हृदय तथा जो भी क्रियाएं होती हैं उनकी, उस पर नियंत्रण रखता है, ये दूसरा इसका कार्य हो गया। और मानव मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, और ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रण करता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है, ऐच्छिक क्रिया जैसे आप ये हाथ उठा रहे हो, ये कमांड किसने दी, आप अपनी इच्छा से हाथ उठा रहे हो, ये ऐच्छिक क्रिया हो गई। ठीक है, जननांग और हमारे जितने भी हार्मोन है बॉडी में निकलते हैं, वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कितनी मात्रा में, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके अलावा अनैच्छिक क्रिया जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया, ये भी कौन करता है, ये ब्रेन आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये 3 काम हुए ब्रेन के। और हमारे पास एक 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, आपने इंद्रधनुष तो देखा होगा, जब भी बारिश होकर बंद हो जाती है और धूप निकल जाए, उस समय आपको 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है, बस वही वर्ण विक्षेपण है। वैसे ही प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न विचलन कोण होने के कारण श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे वर्ण विक्षेपण के 7 रंग कौन से हैं, तो इंद्रधनुष के 7 रंग वही सेम रहेगा, जैसे कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 में इन्होंने अथवा का आंसर लिखा है, और यहाँ पर आपको दो उपयोग लिखने हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण और धोने का सोडा। ठीक है, देखो 20 में सबसे पहले बेकिंग सोडा क्या होता है, एंटा एसिड का संघटक है, पेट में अम्ल की अधिकता अधिक होने पर क्षार करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, इसका उपयोग सोडा या अग्निशमक यंत्रों में भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी पेट में जलन वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, हम सोडे का इस्तेमाल करते हैं, खाने के सोडे का। क्यों, क्योंकि ये जो HCl होता है उससे रिएक्ट करता है और पेट में क्या करता है, आपके अम्लता को कम करता है। दूसरा इसका उपयोग क्या है, आग बुझाने के जो संयंत्र होते हैं उनमें इनका उपयोग करता है। ठीक है, आग बुझाने के जो संयंत्र होंगे वहां हम किसका उपयोग कर सकते हैं, धोने के सोडे का, मतलब कि जो हमारा बेकिंग सोडा है, हम इसका यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर मतलब जो कलर उड़ा दे, क्योंकि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन गैस होती है, और क्लोरीन गैस क्या करती है, किसी भी चीज का रंग उड़ा सकती है। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, रंग उड़ा सकती है, इसलिए इसको विरंजक के रूप में यूज करते हैं। साथ ही क्लोरीन कीटाणुओं को भी मारती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में है ना, उसके अलावा दूषित जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, रंग उड़ाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो ब्लीचिंग पाउडर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। भैया टूटी हुई हड्डियों का मतलब ये नहीं है कि बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दो, जो पट्टा चढ़ता है ना, वो पट्टा प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ता है। साथ ही आपने देखा होगा घरों के अंदर सीलिंग होती है, ऊपर आप रूफ, जो आपकी जो छत होती है उनमें आप डिजाइन लगवाते हो, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। मूर्ति बनाने में आप इसका यूज कर सकते हो, मूर्तियां व्हाइट कलर की मूर्तियां होती हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दंत प्लांक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि आपको नकली दांत बनाने, दांतों की कास्टिंग लेनी है आपको, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा किस में यूज कर सकते हो, धोने का सोडा का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। चलिए
प्रश्न क्रमांक हमारे पास 21 है और इसमें हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन है आपका, एल्केन सजातीय श्रेणी में किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखना है। तो पूछा है एल्केन। एल्केन का सेम कॉन्सेप्ट है। एल्केन में भी क्या होता है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध आता है, ये एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन में पहला क्या है, मेथेन। मेथेन में कितना होता है, कार्बन एक, तो CH4 एक कार्बन। एथेन 2 कार्बन, एथ मतलब 2, तो C2H5 आप लिख सकते हो 2 कार्बन, है ना। क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप। उसके बाद देखो प्रोपेन, तो प्रोपेन में आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेन में आपके हो जाएंगे 3 कार्बन, तो C3H8। और ब्यूटेन में क्या हो जाएगा आपके 4 कार्बन, C4H10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, C4H10। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका CH4, C2H6, C3H8 और C4H10 ब्यूटेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, इनको स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताना है, संरचना बतानी है आपको। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए और मानव हृदय का एक आपको चित्र बनाना है। दोनों में से आप एक कर सकते हैं। ये टॉपर्स जो भी है हिंदी मीडियम से, इन्होंने आखिरी में चयन किया है हृदय का चित्र बनाने के लिए, हार्ट का। आप देख सकते हैं कितना सही चित्र बनाया है। उसके अलावा उनका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारी तरीके से। आपको भी इसी प्रकार से एक डायग्राम बनाना है आपके हार्ट का। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने दोनों कक्ष, दाया आलिंद, ये दाया आलिंद, बाया आलिंद, ठीक है, दाया निलय, बाया निलय, ये बताया है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे शिराओं को बताया है। ठीक है, यहाँ देखो इसको 20 में विभाजित करने वाली क्या कहलाती है, विभाजिका, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्टम भी कहते हैं। सेप्टम के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे हार्ट का एक डायग्राम बनाया गया है ना। जो हृदय का काम क्या होता है, ध्यान रखना, हमारे बॉडी के अंदर ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ये पंप करने का काम करता है। हार्ट को क्या करता है, आपके जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उस रक्त को क्या करता है, पंप करता है पूरे शरीर में प्रेशर के साथ। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से जो भी डायग्राम हो उसको एक स्वच्छ बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र बनाना है, उसका नामांकन करना है, उनको नाम भी देना है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।